वंदे मातरम। देवी और सज्जनों न बहुत बहुत नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म की आज जयंती है और इसी उपलक्ष्य में आज हम उनकी बात करेंगे। और हर 100, 150, 200, 250 वर्षों के बीच एक ऐसा समय आता है कि भारत के कालखंड में जब ये राष्ट्र इतिहास के ऐसे निर्णायक मोड़ पर होता है और उस समय की जो पीढ़ी होती है उसके हाथ में ये अवसर होता है कि वो इस राष्ट्र का या तो सौभाग्य बन जाए या दुर्भाग्य बन जाए। पिछली बार जो ये मौका था वो तब था जब ये राष्ट्र स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहा था। उस समय भी कुछ लोग थे जो इस देश का सौभाग्य बन गए और कुछ लोग थे जो इस देश का दुर्भाग्य बन गए। अगर आपने सुना है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेज चले गए। अगर आपने ऐसा सुना है और अगर आप सोचते हैं कि ये सत्य है तो आप गलत समझते हैं। किसी के ऐसे कहने से कोई यहाँ पर भारत छोड़कर नहीं गया। अंग्रेज भारत छोड़ के तब गए थे जब किसी ने खून की बात की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुना तो होगा आपने। अंग्रेजों ने जब ये सुना तो उनके खून जम गया, क्योंकि वह जानते थे कि ये आदमी खून मांग तो रहा है अपने देशवासियों का, लेकिन खून की नदियां बहाएगा हमारा, जानते। और जब यह आदमी उठकर चला और इसने पूरे देश को प्रेरित कर दिया, चेतना का ऐसा संचार किया, तो अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए, उनके खून जम गए और उन्होंने निर्णय लिया कि भारत छोड़कर चले जाएं और हमारा देश स्वतंत्र हो जाए। और आप कहेंगे कि ऐसा क्या है जिनका नाम सुनते ही उनका खून जो है जम गया अंग्रेजों का? ऐसा क्या था सुभाष चंद्र बोस में? अब इसको समझाने के लिए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म से पूर्व 40 वर्ष पूर्व की घटना पर आपको ले चलता हूं। सन 1857 का जो क्रांति थी उसके बारे में आपने सुना होगा। पूरे देश में मेरठ, दिल्ली, प्रयागराज, बिहार, झांसी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, चारों तरफ भारत के रणबांकुरों ने, योद्धाओं ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इतना कत्लेआम मचाया था कि अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए थे। वो यहां पर मैं खुद बता रहा हूं कि मैं झांसी आर्मी में पोस्टेड था 2 साल, और जब भी वहां पर मेरा मूड ऑफ होता था, तो मूड जब अच्छा बनाना होता है तो अक्सर लोग इस तरह के किसी बाग में जाते हैं या फिल्म देखते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहां मनोरंजन हो। आप जानते हैं मैं कहां जाता था जब भी मेरा मूड ऑफ होता था? झांसी के कैंटोनमेंट में एक कब्रिस्तान है, मैं वहां जाता था और वहां पर अंग्रेजों की कब्रें लगी हुई थी, हजारों में उनके नाम लिखे थे। और वहां जाकर मुझे इतना अच्छा लगता था कि हमारे देश के रणबांकुरों ने इन अंग्रेजों के गले काट के यहाँ पर लाइन लगा दी। बहुत अच्छा लगता था। और मैं जानता हूं इतिहास में मैं देखता था कि इतिहास में इसका उतना तो वर्णन है नहीं। मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूं कि इतिहास में वो कहीं नहीं बताया गया कि किस प्रकार से 1857 में हमारे देश के शूरवीर योद्धाओं ने, लोगों ने अंग्रेजों को कूट कूट के मारा था, काट काट के फेंक दिया। पूरी तरह से लगभग हर मोर्चे पर उनको परास्त कर कर सब कुछ समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों के पांव उखड़ गए थे, वो यहां से बोरिया बिस्तर बांध कर जाने की तैयारी कर चुके थे। तो आप सोचेंगे तो फिर अगर ऐसा हो गया तो 1857 में ही हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं मिली? उसके लिए ये बताता हूं कि जब ऐसा कोई संग्राम होता है तो उसके कई चरण होते हैं। अब इसकी तुलना के लिए मैं आपको सन 71 की लड़ाई में ले चलता हूं। 71 की लड़ाई में जब हमारे सैनिक घुसे, मोर्चा दर मोर्चा विजय प्राप्त करते गए, गांव दर गांव पर परास्त करते चले गए। उसके बाद नगर दर नगर होते चला गया। उसकी योजना बना रहे थे ऊपर के हमारे सैनिक अधिकारी जनरल अरोड़ा थे, फील्ड मार्शल मानेकशॉ उनका नाम सुना है। वो लोग इसका संचालन कर रहे थे, प्लान बना रहे थे कि एक मोर्चा जीता तो आगे क्या करना है, उसको जीता तो आगे क्या करना है। पूरी योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बन रही थी और उसको करते 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 अंततः ढाका पहुंचे और समाप्त कर दिया। बांग्लादेश स्वतंत्र। 1857 में मोर्चों की लड़ाई तो हमारे सब योद्धाओं ने, शूरवीरों ने जीत ली थी, लेकिन उसके आगे क्या करना है उनको बताने वाला कोई नहीं। दिल्ली की तरफ कूच तो करना पड़ेगा। हर जगह पर परास्त कर दिया, अब
मुख्य सत्ता जहां पर थी वहां दिल्ली की तरफ जाना तो पड़ेगा। ये योजना बचाने वाला कोई नहीं था, इनको कोऑर्डिनेट करने वाला कोई नहीं था, इनको एक सूत्र में पूरे राष्ट्र में जो है संचार जो है नेतृत्व का, प्रेरणा का स्रोत बनने वाला कोई नहीं था। और इसीलिए पूरी तरह से परास्त करने के पश्चात भी, अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भी 1857 की जो हमारा जो रक्त बहाया था हमारे योद्धाओं ने, लोगों ने, वो स्वतंत्रता तक फलीभूत नहीं हो सका। लेकिन अंग्रेज समझ गए, अंग्रेज दो चीज समझ गए। अंग्रेज दो चीज ये समझ गए कि एक, उन्होंने शुक्र मनाया अपने जो भी जिस भी भगवान को वही में उनकी आस्था थी कि हे भगवान, धन्य है जो इस बार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इन सबको बता सकता था, गाइड कर सकता था, मोटिवेट कर सकता था, कम्युनिकेट कर सकता था, पूरी प्लानिंग बना सकता था। ऐसा कोई है नहीं। भगवान न करे भविष्य में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हो जाए भारत। नेताजी के जन्म होने के 40 वर्ष पूर्व नेताजी का भय अंग्रेजों के मन में बैठ चुका था कि जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आएगा तो हमारा क्या हाल होगा। वो तभी समझ गए थे। और दूसरा, उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर भारत पर शासन करना है तो यहाँ के जो हमारे जो भारत के सिपाही हैं, इनको किसी भी प्रकार से जो है स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता का भाव से इनको दूर रखना है। तो उन्होंने जो कुछ किया, कुछ दमन किया, कुछ दबाया, कुछ उनको कुचला, मारा, और कई बाकी जगहों पर बाकी सिपाहियों को जो है बहलाकर फुसलाकर किसी तरीके से उनका मन बहलाकर रखे रहे। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, समय आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद हमारे भारत के सिपाहियों ने भी सोचा कि उसके बाद जब एक समय आया, उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक लहर चल पड़ी है हमारे देश में, धीरे धीरे चलने लगी कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का नेतृत्व कुछ ऐसे लोगों के हाथों में आ गया जो अहिंसा में विश्वास रखते। अब जब अहिंसा में विश्वास रखते थे तो अब भारत का सिपाही जो था वो तो बिल्कुल ही इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इक्वेशन से बाहर हो गया। क्योंकि सिपाही अगर लड़ेगा अभी तो वो तो शस्त्र से लड़ेगा, और वो देख रहा था कि भारत ने जो मार्ग चुना है वो अहिंसा का है, तो मेरा तो कोई रूल है ही नहीं। और दूसरा ये कि उनको लगा कि हाँ कुछ बातचीत तो हो रही है, कुछ आंदोलन से हो रहे हैं, कुछ लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। एक तो जिस प्रकार की लड़ाई है, जो नैरेटिव है अहिंसा का, उसमें हम फिट बैठते नहीं और कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, तो हमारा रोल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। एग्जैक्टली व्हाट द ब्रिटिशर्स वांटेड, ये एग्जैक्टली वही था जो अंग्रेज चाहते। और उसके बाद क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ। पहले विश्व युद्ध में यहाँ पर ये लोग जो अहिंसा के पुजारी हमारे नेता थे, जिन्होंने हमारे भारत के सिपाहियों को कहा था कि हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, कभी भी अंग्रेजों की तरफ बंदूक नहीं उठाओगे, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ोगे, ये इनको कहा था। और उन्हीं सारे सिपाहियों को, इन्हीं अहिंसा के पुजारियों ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। अंग्रेजों की तरफ, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने से मना किया, और अब बोला अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। और आप जानते हैं कितने सिपाही यहां से गए, 15 लाख आदमी इस देश से गए। आपको अगर थोड़ा सा अगर अनुमान लगाना है तो आज भारत की तीनों सेनाओं का मिलाकर उतना ही संख्या है, 15 लाख के करीब है। उतने लोग यहां से भारत के आदमी गए थे, 15 लाख। और जानते हैं कितने लोग वहां पर वीर गति को प्राप्त होकर आए थे? 70,000 लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए जो गए थे, वीर गति को प्राप्त होकर आए थे 15 लाख में से। और घायलों की तो बात ही छोड़। अब ये 70,000 की जो संख्या है, इसकी भी तुलना आपको दे देता हूं, जिसको आपको समझ में आ जाए कि हाउ बिग और स्मॉल दिस नंबर इज। स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक भारत की जो तीनों अंगों की सेनाओं में जितने लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उसकी संख्या 26,000 है। और सिर्फ पहले विश्व युद्ध में हमारे देश में अंग्रेजों की तरफ से हमारे नेताओं ने 70,000 लोगों को सुहा कर दिया, ये संख्या। साथ में दूसरा भी बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध में 33.5 लाख आदमी भेजे गए थे, जिसमें से 87,000 लोग जो वीर गति को प्राप्त होकर आए थे अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही यहाँ पर बंगाल से सारा जमान, भारत से सारा अनाज भेज दिया गया था। तो यहाँ पर भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें कि कुल जो है 30 लाख आदमी अकाल में मर गए थे। तो मैं सिर्फ पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और अकाल की बात कर रहा हूं। 31.5 लाख लोग मारे चले गए थे, और बाकी जितने हैं
भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोग, जितने लोगों को ऐसे ना जाने कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, जो जलियांवाला बाग में लोग मर गए, 10,000 आदमी तो अंग्रेजों ने झांसी में मार दिए थे। इन सब तथ्यों का शायद आपको पता नहीं होगा। आप पता नहीं कितनी ही बड़ी ये संख्या है जितने लोगों ने हमारे देश में, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बिना हिंसा के हमें आजादी मिल गई। हेलो, व्हाट आर वी टॉकिंग लेडीज एंड राइट? अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद 3 साल बाद हमारे नायक सुभाष चंद्र बोस एंट्री लेते हैं। तब ये 24 साल के युवा थे, तो इन्होंने भी वही देखा कि स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, कुछ लोग हैं, कुछ नेता है आगे, वो एक चल रहे हैं, अहिंसावादी आंदोलन चल रहा है, उन्होंने उनका सम्मान किया। उन्होंने भी देखा, युवा थे, उन्होंने विश्वास किया और वो भी उनके पीछे चले गए। लेकिन उनमें तेज इतना था, प्रताप इतना था, इतने ओजस्वी थे कि उसी आयु में 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए और उसके बाद वो इतने पॉपुलर हो गए। अगले साल गांधी और नेहरू के विरोध के पश्चात 1939 में फिर से अध्यक्ष चुन लिए। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों ने भारत की से जो लोग मांगे, जो मैंने बताया आपको, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अब तक जो है, वो जो 2 बार अध्यक्ष रहे, तो उनको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था कि भाई ये अहिंसा वहिंसा से कुछ होगा नहीं। वी विल हैव टू गेट इट स्ट्रेट मैन, वी कांट बी टेकिंग दिस टू लॉन्ग। और वो अधीर हो रहे थे कैसे स्वतंत्रता ले ली जाए। और जब द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश के जो बड़े नेता थे, जिन्होंने कहा कि भाई हम सेना भेजेंगे, इन्होंने उनसे एक प्रस्ताव कहा, ये स्वर्णिम अवसर है स्वतंत्रता लेने का, कि भाई जब इतने लोग, 33.5 लाख लोग हमारे जा ही रहे हैं और न जाने कितने लोग प्राणों की इतनी आहुति देंगे इन अंग्रेजों के लिए, तो कम से कम इसके बदले में इनसे एक शर्त तो रखी जाए कि 6 महीने के अंदर आप हमें स्वतंत्र कर दीजिए। भाई हम आपकी लड़ाई में आपका साथ दे रहे हैं, अपने देशवासियों का खून दे रहे हैं, इतने सारे लोग दे रहे हैं। हमारे देश के तथाकथित उन स्वतंत्रता संग्राम के उन नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे तो क्या हुआ? इसके बदले हम आजादी कैसे मांग सकते? उनको ये बात न सिर्फ अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी। वो इतनी बुरी लगी कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकाल के फेंक दिया। कांग्रेस से निकाल के फेंक दिया। और अंग्रेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आए थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो मंच पर, तब ही से उनको वो 1857 वाला खौफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस में दिखने लग गया कि 1857 में हम जिस काल्पनिक व्यक्ति से डर रहे थे, लगता है इसमें ये सारे गुण हैं। लेकिन तब उन्होंने कहा कि ठीक है, बड़े बड़े नेताओं के अंदर है, ये काबू में रहेंगे, ये तो चलने दो। लेकिन जब कांग्रेस के वो बाहर निकल दिए गए, उन्होंने देख लिया कि अब तो ये इनके काबू के बाहर जा चुका है, अब ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, ये आदमी अकेला काफी है, हम पूरी ब्रिटिश साम्राज्य को गिराने के लिए, आप माने मैं मानूं, पूरा भारत माने ना माने, अंग्रेज जानते थे ये अकेला 1 मैन आर्मी है। 11 साल इस आदमी को जेल भेज चुके थे वो नेताजी को, 11वीं बार का निकले थे, उन्होंने नजर बंद कर दिया। वो जानते थे, वो खौफ खाते थे इस व्यक्ति से। लेकिन जितना उन्होंने सोचा था नेताजी के बारे में, नेताजी क्या, ऐसा है ना, अंग्रेजों की सोच जहां तक थी, नेताजी की सोच उससे आगे शुरू होती। तो ना सिर्फ वो नजरबंदी से निकल गए, बल्कि पूरे देश से, भारत से भी बाहर। फिर भी अंग्रेजों ने राहत की सांस ली कि चलो यार, भारत से ही निकल गया, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ कर ही नहीं सकता, जब राष्ट्र में कुछ नहीं कर पाए तो बाहर जाके क्या करेंगे ये। और यहाँ पर तो हमारे लोग हैं ही, ये स्वतंत्रता अहिंसा के पुजारी लोग हैं, इन्हीं से हम डील करते रहेंगे, अब इन्हीं का प्रभाव रहेगा। नाउ ही इज टोटली इनइफेक्टिव। वंस अगेन, जहां से उनकी सोच खत्म होती है, उसके आगे नेताजी की शुरू होती है। नेताजी बाहर जाते हैं और बाकी सारे देशों से मिलते हैं, उनके लीडर से मिलते हैं, रणनीति बनाते हैं, वहां पर पूरी योजना बनाते हैं और एक पूरी कल्पना करते हैं और आजाद हिंद फौज का गठन कर यहां पर वापस आते हैं। और 21 अक्टूबर 1983 को आजाद हिंद सरकार की घोषणा कर दी उन्होंने।
अगर आपने सुना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, अगर सिर्फ इतना कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को भारत के पहले अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे वो सरकार। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी सेना लेकर 1944 में भारत की पूर्वी सीमा पर आकर हमला कर देते हैं और अंग्रेजों के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। ना सिर्फ अंग्रेजों के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, इस देश में भी कई लोगों के हाथ पांव फूलने लग गए। जब हमारा खेल खत्म हो जाएगा भाई, ये बंदा आप सबकी बोल फाड़ेगा। अब उनके खिलाफ जो था ये जब चल ही रहा था, लेकिन तभी एक दुर्भाग्यवश एक घटना होती है 15 अगस्त 1945, क्योंकि नेताजी जो थे जापान की सेना के साथ आए थे, उनकी मुख्य शक्ति जो थी जापान थी, और 15 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर जो है परमाणु बम गिरा दिया जाता है। जापान जो है पराजय स्वीकार कर लेता है और युद्ध से बाहर चला जाता है। अब नेताजी तो जापान के भरोसे ही थे। अब एक बार फिर जब ऐसा होता है तो एक बार फिर अंग्रेज सोचते हैं, और भारत में भी कुछ लोग जो उनसे डर रहे थे वो सब फिर राहत की सांस लेते हैं कि जब जापान ने सरेंडर कर दिया, सेना ही उन्हीं की थी, तो नेताजी का गेम ओवर वंस अगेन। जहां तक सब लोग सोचते हैं नेताजी उसके आगे शुरू करते हैं। उन्होंने ये प्रश्न तो था ही नहीं नेताजी के मन में कि युद्ध करूं कि ना करूं, वो तो निश्चित था युद्ध तो चलेगा, युद्ध तो करूंगा मैं, बस सोच ये रहे थे कि अब कैसे करूं। तो उन्होंने उपाय सोचा कि ठीक है, जापान गया कोई बात नहीं, मैं सोवियत संघ जाता हूं, सोवियत संघ को लेके आऊंगा। और इसी योजना के साथ वो 18 अगस्त 1945 को यहां से सोवियत संघ के लिए जहाज पकड़ते हैं, और उसके बाद वो हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। देवी और सज्जनों, अंतिम। लेकिन और नेताजी है उस समय के लिए सीन से आउट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि जब वो हो गए, सीन से तो खत्म हो गए, लेकिन तब तक जाते जाते इस देश के लोगों में, खासकर यहाँ की सेनाओं में, तीनों अंगों में वो इतनी आग लगा चुके थे, इतनी चेतना जगा चुके थे कि यहाँ सबने विद्रोह करना शुरू कर दिया। नेताजी के ना होते हुए भी उनके द्वारा लगाई गई आग की ताप इतनी भीषण थी कि अंग्रेज इस देश को स्वतंत्र कर छोड़कर जाने का निर्णय ले लेते। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आप सुन सकते हैं, जाकर आप इंटरनेट पे देख लीजिए, बीबीसी के उसमें हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनके इंटरव्यू में कहा है, उनकी वाणी है, यूट्यूब पर जाकर आप सुनिए कि उन्होंने भी कहा है कि अंग्रेज जो गए किस कारण से गए। उन्होंने कहा अंग्रेज यहां से गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डर से गए। और जब ब्रिटेन की वो पार्लियामेंट जिसने की पास किया था भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव, उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे जो क्लीमेंट रिचर्ड एटली। बाद में स्वतंत्र होने के पश्चात वो यहाँ पर आए थे, बंगाल के गवर्नर के हाउस में रुके हुए थे। वहां पर बंगाल के गवर्नर ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप उस समय प्रधानमंत्री थे जब ब्रिटेन ने इस बात का निर्णय लिया कि हमें देश छोड़ना है, तो आपने किस वजह से निर्णय लिया था? उन्होंने भी कहा सिर्फ एक नाम, सुभाष चंद्र बोस। Actually speaking, ladies and gentlemen, देवियों और सज्जनों, बच्चों और युवाओं, आज के बाद अगर याद रखना, अगर कोई एक नाम लेना है जिसके कारण ये देश स्वतंत्र हुआ था, तो वो एक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कोई नहीं। अब नेताजी की जब मृत्यु हुई है, उसके पीछे 3 कहानियां हैं। उन 2 कहानियों के अनुसार तो नियति ने लिखा था कि उनकी मृत्यु भारत के बाहर किसी विदेशी धरती पर हो, लेकिन जो तीसरा है नेताजी ने चुना था वो मार्ग कि वो वापस इस देश के अंदर आएंगे। इस देश के अंदर आएंगे इसलिए नहीं कि यहाँ पर आके वो अपनी महानता के लिए कुछ कहे, कोई सम्मान चाहिए लोगों के साथ, उनको रिकॉग्निशन चाहिए, नाम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई पद नहीं, कोई पदवी नहीं, कोई धन नहीं, कुछ नहीं चाहिए थे। वो सिर्फ एक ध्येय से आए थे यहाँ पर कि मैं वापस आऊंगा, यहाँ पर गुमनाम होकर इस देश की हवा में, इस देश की वायु में, इस देश की मिट्टी पर अपना पूरा जीवन गुजारूंगा। मैं बाकी के जीवन की सारी सांसें भारत के वायु की लेना चाहता हूं और अंतिम सांस इसी देश की भारत की मिट्टी पर तोड़ना चाहता हूं, और यही उन्होंने किया।
धन्यवाद। जय मां भारती।